आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डायनेमिक्स एंड एरोइलास्टिसिटी ग्रुप के बारे में, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी है तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और एमका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट के लिए। आइए जानते हैं वो टेस्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है और क्यों ये ग्रुप तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन को काफ़ी शॉर्ट करने में मदद कर सकता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बेसिकली डायनेमिक्स एंड एरोइलास्टिसिटी ग्रुप जो है, ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एएफएम डायरेक्टरेट का ही एक अंग है, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तेजस मार्क 2 की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और परफॉर्मेंस को इंश्योर करने में। और इनको जिम्मेदारी मिली है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको इन्हें कम से कम समय में टेस्ट करना है, जो कि तेजस मार्क 2 की सेफ फ्लाइट और स्टेबिलिटी के साथ साथ जो सुरक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इनको जिम्मेदारी मिली है कि ये सिलसिलेवार तरीके से जो स्ट्रक्चरल डायनेमिक है, फ्लटर और एरोइलास्टिक रिस्पॉन्स एनालिसिस है, इसको करेंगे। और इसके लिए ये जो ग्रुप है ये कटिंग एज टेस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, ताकि इन चीज़ों को वैलिडेट किया जाए और इंश्योर किया जाए कि एयरक्राफ्ट अपने इंटायर फ्लाइट एनवेलप में सेफली ऑपरेट कर सके और उड़ान भर सके और उसमें किसी प्रकार की जो दिक्कत है वो हमें देखने को ना मिले। और ये जो इंटायर प्रोसेस है, ये तेजस मार्क 2 का जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करने में मदद करेगा, क्योंकि आपको पता है कि तेजस मार्क 1 की तुलना में मार्क 2 में हमें नोवल कैनॉट कंट्रोल सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई हैं। और इसके लिए इस पोर्शन के लिए जो स्पेशल एनालिसिस है उसको करने की जिम्मेदारी D&A ग्रुप को मिली है और इसमें उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है और ये उनके वर्क पैकेज का ही एक हिस्सा है। साथ ही साथ ये इस चीज़ का प्रमाण है कि भारत का जो एरोस्पेस एम्बिशन है वो किस रफ्तार के साथ एडवांस हो रहा है और हमें जो एक्सपर्टीज़ है वो प्राप्त हो रही हैं। D&A ग्रुप की बात करें तो ये बेसिकली तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 और एमका के लिए ये जो एनालिसिस है इसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये इंश्योर करते हैं कि एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन, फ्लटर और एरोइलास्टिक इंस्टेबिलिटीज से पूरी तरीके से फ्री हो। ये क्रिटिकल फैक्टर बन जाते हैं, क्योंकि अगर इनमें कोई भी इशू हुआ तो फिर ये एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट डिज़ाइन जो कि हाई स्पीड और एक्सट्रीम एरोडायनेमिक लोड में ऑपरेट करती है, उनमें सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम डायनेमिक फोर्सेस का अध्ययन कर सकें और उनको किसी भी प्रकार के संभावित कैटास्ट्रॉफिक फेलियर से बचा सकें। अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो ये पूरा प्रोसेस जो होने वाला है ये 4 चरण में होने वाला है। पहला चरण होगा स्ट्रक्चरल डायनेमिक एनालिसिस। इसके अंतर्गत एयरक्राफ्ट का जो रिस्पॉन्स है डायनेमिक लोड के अगेंस्ट उसको इवेलुएट किया जाएगा और यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि जो डायनेमिक लोड है इसमें बेसिकली हाई स्पीड मनूवर्स हो गया, टर्बुलेंस हो गया या वेपन रिलीज हो गया, इस दौरान एयरक्राफ्ट कैसे परफॉर्म करेगा, एयरक्राफ्ट कैसे रिएक्ट करेगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। और यहाँ पर ये इंश्योर किया जाएगा कि ऑपरेशनल स्ट्रेस जो होती है उसमें एयरक्राफ्ट कोई स्ट्रेंज बिहेवियर न शो करे जो आगे चल के दिक्कत का सबब बन सकता है। दूसरा चरण होगा फ्लटर एनालिसिस। इसके अंतर्गत जो पोटेंशियल एरोइलास्टिक फ्लटर है इसको अध्ययन किया जाएगा, जो कि एक डेंजरस फिनोमेना होता है एरोडायनेमिक फोर्सेस का, जहां पर एरोडायनेमिक फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन के साथ कपल करती हैं और ये एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर का रूप ले सकता है। और ये ग्रुप इंश्योर करेगा कि एयरक्राफ्ट में जितने भी वेरिएंट हैं ये फ्लटर फ्री होंगे अक्रॉस द फ्लाइट एनवेलप, और यहाँ पर हाई एंगल ऑफ अटैक रेजिम जो है और सुपरसोनिक स्पीड के दौरान भी हमें जो वाइब्रेशंस हैं वो देखने को ना मिले, इसको भी यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा। तो ये दूसरा चरण होगा। जैसे ही ये दूसरा चरण पूरा हो जाता है तो उसके बाद तीसरे चरण की शुरुआत होगी, जो कि होगा एरोइलास्टिक रिस्पॉन्स एनालिसिस। इसमें जो एरोडायनेमिक फोर्सेस हैं, स्ट्रक्चरल इलास्टिसिटी है और दूसरी चीज़ें हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है इसका अध्ययन किया जाएगा। और इसके अंतर्गत हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आगे चल के कंट्रोल सर्फेसेस में क्या क्या हमें प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और दूसरी चीज़ें जो हैं जो कि एरोइलास्टिसिटी से संबंधित हैं उनका अध्ययन करने के बाद जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी। और उसके बाद जो अंतिम चरण होगा वो टेस्टिंग कोऑर्डिनेशन होगा, जहाँ पर जो ग्राउंड वाइब्रेशन टेस्ट हैं, विंड टनल टेस्ट हैं या फिर फ्लाइट टेस्ट होता है, इन सारी चीज़ों का एक एनालिटिकल मॉडल तैयार किया जाएगा और आगे चल के उसी के आधार पर जो कदम है वो बढ़ाए जाएंगे। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि तेजस मार्क 2 के लिए ये जो एफर्ट्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि ये एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेशन दिलाने में, जो कि हमें सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन से मिलता है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि ये भारतीय वायुसेना और जो भारतीय वायुसेना की जो जॉइंट सर्विसेज क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स है
उसको पूरा करने में भी सक्षम हो। अब तेजस मार्क टू, जो कि तेजस प्लेटफॉर्म का एक एडवांस इटरेशन है, इसमें हमें कैनाट कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिलती है, जहां पर हमें फॉरवर्ड कंट्रोल सर्फेसेस देखने को मिलती है, जो कि एयरक्राफ्ट के लिफ्ट और मनोवरेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती हैं और ये हाई एंगल ऑफ अटैक सिचुएशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। अब एक तरफ जहां ये जो डिज़ाइन है ये एयरक्राफ्ट की एजिलिटी को बढ़ाएगी और जो विंग लोडिंग है उसको रिड्यूस करेगी, तो इसके साथ ही ये कॉम्प्लेक्स जो एरोलास्टिक चैलेंजेस हैं इनको भी इंट्रोड्यूस करती है, जिसका अध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि भले ही हमें कैनाट डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने में लगते हों, काफ़ी इंप्रेसिव और एग्रेसिव लगते हों, लेकिन इनमें स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए और सब कुछ जो है सही तरीके से चलाए रखने के लिए इस प्रकार की जो एनालिसिस है उनकी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। और अब यही चीज़ें हमें तेजस मार्क टू के केस में देखने को मिलने वाली हैं। अब तेजस मार्क टू को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में बड़ी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं। एक तरफ जहां एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कंफर्म कर दिया है कि 70% से ज़्यादा जो काम है वो पूरा किया जा चुका है और जो रोल आउट है वो हमें 2026 की शुरुआत में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और पार्ट्स और कंपोनेंट्स के बनने में थोड़ी डिले हुई थी, जिसके चलते ये देरी देखने को मिली है। लेकिन पहले उड़ान को लेकर वो आश्वस्त है कि अप्रैल से पहले पहले जो उड़ान है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और 2028 से 29 तक इनका सारा जो टेस्ट है प्रोटोटाइप के थ्रू वो पूरा कर लिया जाएगा और आगे की कार्यवाही की शुरुआत होगी। यहाँ पर टारगेट यही है कि 2030 तक कम से कम इनका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इनके प्रोडक्शन से ही भारतीय वायुसेना को राहत मिलेगी, जो कि घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है। ऑलरेडी हमने मिग 21 को लगभग रिटायर कर दिया है और उसके पास एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ है और उसको फिल करने की जिम्मेदारी तेजस मार्क 1 की होगी, जबकि यहाँ पर जो मिराज 2000 है, मिग 29 है और जैगवार है, अब इनके ओल्डर वेरिएंट को हम बहुत दिनों तक ऑपरेट नहीं कर सकते और इसीलिए उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर तेजस मार्क 2 की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। अब बीच में एक डिबेट भी शुरू हुई थी कि हम तेजस मार्क 1 पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, हम सीधा तेजस मार्क 2 पर क्यों नहीं चले जाते। तो इसमें उत्तर एकदम सिंपल है, हमें दोनों की ज़रूरत है। हमें मिग 27, मिग 23 और मिग 21 के जाने के बाद जो एक बड़ा गैप क्रिएट हुआ है उसमें तेजस मार्क 1 भी चाहिए और दूसरी चीज़ तेजस मार्क 2 हमें 200 से ज़्यादा की संख्या में मिलेंगे, लेकिन वो 2030 के दशक में मिलेंगे और भारतीय वायुसेना की स्थिति फिलहाल काफ़ी दयनीय होती जा रही है और ऐसे में हमारे पास जितने अवेलेबल ऑप्शन हैं हमें सबको कंसीडर करना पड़ेगा। हम किसी एक चुनिंदा विकल्प के लिए तकरीबन एक दशक तक नहीं रुक सकते या 7 से 8 साल तक नहीं रुक सकते। तो इसके लिए अब यहाँ पर तेजस मार्क 2 को फास्ट ट्रैक करने का हर प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर रही बात इंजन डील की, तो वह मार्च 2026 में कंफर्म तौर पर फाइनलाइज कर ली जाएगी, जहाँ पर अगले महीना एक डेलीगेशन आ रहा है और ये डील से जुड़ी जो अंतिम चरण की अभी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इनको दूर करेगा और आगे का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।